किसी भी भाषा का मजाक उड़ाना घटियापन है और मैं वही कर रहा हूँ, और वो भी अपनी मातृभाषा का। अरे बरखुरदार, तुम भाषा का मजाक नहीं कर रहे हो, एक आदमी का मजाक कर रहे हो। भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि उसका मजाक किया ही नहीं जा सकता। दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से पूरे भारत में भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया था, जिसकी थीम थी भाषाओं के माध्यम से एकता। एक हफ्ते तक चले इस उत्सव में भारत के मल्टीलिंगुअल कल्चर को प्रमोट किया गया और ये बताया गया कि कैसे हम भाषाओं के माध्यम से अलग होकर भी एक ही है, भारतीय, इंडियन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। कहते हैं यहाँ हर 11 किलोमीटर में भाषा बदलती है, उसका बोलने का लहजा बदलता है, काफी शब्द बदल जाते हैं। वैसे क्यों बात कर रहे हो? अपुन तो ऐसे ही बात करता है ना। चल, अपुन भी ऐसे ही बात करते हैं। बोल, क्या बोलता तू? बहुत फेमस डॉक्टर बन गया है, मैं सुने लाए। ये हम सब जानते हैं कि भारत में स्टेट्स फॉर्मेशन लैंग्वेज बेसिस पे हुए थे, इसलिए जिस राज्य में जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। बट देयर इज मोर टू इट। भारत में कुछ भाषाएं ऐसी भी है जिसे भारत सरकार ने एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, वो है क्लासिकल लैंग्वेज। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 5 भाषाओं को अभिजात यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। वो 5 भाषाएं हैं मराठी, जो मेरी मातृभाषा है, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृत। किसी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का फैसला भारत सरकार ने पहली बार 2004 में किया था। इन 5 भाषाओं से पहले तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, इन भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है। तो किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देने से एक्चुअली होता क्या है? वेल, इसके कई फायदे हैं। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिली हुई भाषाओं के 2 स्कॉलर्स को हर साल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। इन क्लासिकल लैंग्वेजेस को बेहतर पढ़ने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाता है और साथ ही यूजीसी में रिक्वेस्ट की जाती है कि एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इन लैंग्वेजेस के स्कॉलर्स के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जाए। लेकिन ये सब करने के पीछे पर्पस क्या होता है? भारत के इन ऐतिहासिक भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा देने से हम हमारी पुरातन संस्कृति और साहित्य का जतन तो करते ही हैं, लेकिन इससे काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाती है। जैसे अभिजात भाषा का स्टेटस मिलने के बाद मराठी, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृत, इन भाषाओं के एकेडमिक एंड रिसर्च फील्ड में काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। जैसे इन भाषाओं के साहित्य को जतन करना, उन्हें डॉक्यूमेंट करना, इस भाषाओं में अवेलेबल एंशिएंट टेक्स्ट को डिजिटाइज करना और उनको दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करके हमारे इस धरोहर को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन आज तक सिर्फ ये 11 भाषाओं को ही स्टेटस क्यों मिला? ये बाकी भाषाओं को क्यों नहीं मिला या फिर कब मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो किसी भी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है और ये कुछ पॉइंट्स थे 2024 के क्राइटेरिया। भाषा का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। भाषा का कोई ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर जिसे उसे बोलने वाले हेरिटेज समान मानते हो। शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य आज के भाषा से अलग हो सकता है। और चौथा पॉइंट है, इस भाषा के कुछ इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट जो गद्य यानी प्रोस फॉर्मेट में है और साथ ही पोएट्री एंड इंस्क्रिप्शंस यानी कविताएं और शिलालेख, इन्हें भी एज एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। मतलब उस भाषा में एंशिएंट टेक्स्ट, शिलालेख या कोई पुराना मेंशन होना जरूरी है। तो क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया तो आपको पता चल चुका है। तो मुझे बताइए, क्या आपकी मातृभाषा एक शास्त्रीय भाषा है या फिर ऐसी कौन सी दूसरी भारतीय भाषाएं हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठती है या फिर उसके काफी करीब है? कमेंट बिलो। इन 5 भाषाओं में 2 लैंग्वेजेस ऐसी है, पाली और प्राकृत, जिनका ओरिजिन 3rd सेंचुरी BC तक डेट बैक करता है, लेकिन आज के समय में ये लैंग्वेजेस डेड है। Which brings me to a question, what is a dead language? एक डेड लैंग्वेज वो होती है जिसे बोलने वाला कोई भी आज जिंदा नहीं है। अगर बेहतर तरीके से बताया जाए तो जो भाषा किसी भी जीवित व्यक्ति की फर्स्ट लैंग्वेज यानी उसकी मातृभाषा नहीं है, उस भाषा को मृत भाषा कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, जिस भाषा के बोलने वाले 10,000 से भी कम लोग होते हैं, वो लैंग्वेज पोटेंशियली एंडेंजर्ड लैंग्वेज मानी जाती है। तो जैसा हमने पाली और प्राकृत के बारे में देखा, आज भारत के 140 करोड़ की पॉपुलेशन में किसी की भी मातृभाषा ये 2 भाषाएं नहीं है। ये भाषाएं आज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही स्टडी की जाती है। ये क्राइटेरिया सुनने के बाद क्या कोई और भाषा भी आपको याद आ रही है? संस्कृत? पिछले कई सालों से ये सवाल ऊपर आता हुआ दिखता है।
या फिर ये सवाल हर कुछ सालों में पूछा जाता है। कोई भी भाषा डेड या एक्सटिंक्ट होने के कगार पर तब आ जाती है जब उसे बोलने वाले कल्चरल शिफ्ट, कॉलोनाइजेशन या फिर किसी और वजह से दूसरी भाषा बोलने लग जाते हैं। इस वजह से वो भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट नहीं होती और फिर इस भाषा में बदलाव होने कम हो जाते हैं, नए शब्दों का प्रयोग कम हो जाता है और ऐसे करते वो भाषा जो नदी की तरह बहती होनी चाहिए स्टैग्नेंट हो जाती है। तो क्या ये सारी बातें संस्कृत पर अप्लाई होती है? देखते हैं। संस्कृत भाषा की अपनी एक जर्नी रही है, फ्रॉम वैदिक संस्कृत टू क्लासिकल संस्कृत टू नाउ मॉडर्न संस्कृत। वैदिक संस्कृत में लिखा गया सबसे प्रोमिनेंट लिटरेचर है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक संस्कृत का एक रिलैक्स्ड और फ्लेक्सिबल वर्जन था जिसको जरूरत के हिसाब से ट्विस्ट कर दिया जा सकता था, लेकिन इसी इनकंसिस्टेंसी के वजह से देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि ये भाषा लॉस्ट हो सकती थी। इसीलिए संस्कृत स्कॉलर पाणिनि ने अप्रोक्सीमेटली 400 BCE में इस भाषा को कुछ स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स में बांध दिया, जिससे ये भाषा लोगों तक सही तरीके से ट्रांसमिट हो और हर कोई एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट को फॉलो करके अपनी अपनी संस्कृत कलाकृतियों को जन्म दे। एंड थैंक्स टू पाणिनि हमें कालिदास और भास जैसे संस्कृत नाटककार मिले whose literature is absolute precious to us। वैदिक संस्कृत में subjunctive verbs भी होते थे जो wish, doubts, possibility इन अनरियल सिचुएशंस को भी कंसिडर करते थे, लेकिन क्लासिकल संस्कृत में इन सब को ड्रॉप किया गया था। वैदिक संस्कृत में टोन्स एंड पिचेस भी होते थे। हर एक शब्द को, हर एक मंत्र को प्रोनाउंस करने का एक तरीका होता था। जैसे ऋग्वेद के पहले मंडल का ये पहला श्लोक देखिए, अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारम रत्नधातमम। लेकिन क्लासिकल संस्कृत में कोई टोन्स नहीं होते। यहाँ आप वैसे ही बात करते हो जैसे आप किसी भी दूसरी भाषा में एक दूसरे से बात करते हो, जैसे सुप्रभातम, आगच्छतु, उपविशतु, सर्वम कुशलम वा, आम कुशलम। ऐसे कई सारे बदलाव वैदिक संस्कृत से क्लासिकल संस्कृत में हुए और आज भी ये बदलाव हो ही रहे हैं, जिससे क्लासिकल संस्कृत से हम आज मॉडर्न संस्कृत तक आ गए हैं। मॉडर्न संस्कृत क्लासिकल संस्कृत का और सिंप्लीफाइड वर्जन है ताकि हम लोगों में स्पोकन संस्कृत को प्रमोट कर सके। तो संस्कृत भाषा के इस बदलते नेचर को देख के हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये भाषा स्टैग्नेंट हो गई है। लेकिन फिर इसके नेटिव स्पीकर्स का क्या भारत में ऐसे लोग भी हैं जिनकी मातृभाषा संस्कृत है? यस, कर्नाटका के मट्टूर नाम के इस गांव में लोग आज भी संस्कृत का डेली कन्वर्सेशन के लिए प्रयोग करते हैं। इस मैप के हिसाब से भारत में 2011 तक संस्कृत भाषा बोलने वाले 24,000 नेटिव स्पीकर्स थे। तो क्या संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये नौबत जरूर आ गई थी, लेकिन संस्कृत भाषा के कई स्कॉलर्स के एफर्ट्स की वजह से हम इस भाषा को रिवाइव कर पाए। और क्योंकि आज हमारे बीच संस्कृत बोलने वाले, उसे समझने वाले कई लोग मौजूद है, हम इस भाषा के प्रीशियस लिटरेचर को आज एक्सेस कर पा रहे हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस? आज हम 2025 में आ गए हैं। हमने 21st सेंचुरी का ऑलमोस्ट एक क्वार्टर पार कर लिया है। इस दौरान हमने हमारे आसपास कई सारे बदलाव देखे हैं, जिसमें से एक बड़ा बदलाव है कल्चरल शिफ्ट। ग्लोबलाइजेशन कहो या वेस्टर्नाइजेशन, हमने काफी नई चीजों को अपने संस्कृति में अपना लिया है, इंक्लूडिंग द हेवी एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश, जो मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ। तो ऐसे एनवायरमेंट में आप अगले 50 सालों में हमारी भारतीय भाषाओं को कहाँ देखते? अगले 50 सालों में आप अपनी मातृभाषा को कहाँ देखते हैं? 1971 के सेंसस के बाद भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि जिस भाषा के स्पीकर्स 10,000 से कम होंगे वो भाषा ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूड नहीं होगी। एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने 1961 से अब तक शायद 220 लैंग्वेजेस खोई हैं और अगले 50 सालों में हम और 150 लैंग्वेजेस खो सकते हैं। दैट्स अ बिग नंबर। बिसाइड्स कम्युनिकेशन, एक भाषा हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति की पहचान होती है। उसकी बनावट, उसके शब्द, उसके ठहराव, उतार चढ़ाव, इन सब से वो दूसरों को अपने तरफ देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू देती है। तो अगर हम अपनी भाषाएं खो देंगे तो वो एक अलग नजरिया, जो बात हमें दूसरों से अलग करती है, वो भी खो देंगे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके आने वाली अगली पीढ़ी भी उसी भाषा में लोरी, कहानियां और कविताएं सुने जिस भाषा में आपने सुनी है? एक तरह से देखा जाए तो भारत इस केस में 50-50 चल रहा है, जहां कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए उस भाषा के अलावा दूसरी भाषा को या फिर दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वहां कुछ रीजन्स ऐसे हैं
स्पेशली कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, जहां लोग आसानी से अपनी मातृभाषा छोड़कर एक ग्लोबल लैंग्वेज को अपना रहे हैं। क्या ये एक्सट्रीमिटीज जरूरी है? क्या इसका कोई मिडिल ग्राउंड निकल कर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। वो है बहुभाषिक होना, यानी मल्टीलिंगुअल बनना। हम बचपन से कहते आ रहे हैं कि हमारे देश के विविधताओं से विभूषित परंपराओं का हमें गर्व है, लेकिन क्या हम सही में उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो चलिए एक काम करते हैं, इस नए साल में हम नई भाषाएं सीखते हैं। कोशिश करते हैं कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसी राज्य की भाषा में बात करें। अगर वो भाषा आपकी मातृभाषा है तो उसे रोज की व्यवहार की भाषा बनाइए, उसे डेली कन्वर्सेशंस में लोगों से लेन देन करते हुए उसी में बात कीजिए। और अगर वो आपकी मातृभाषा नहीं है तो उस भाषा को सीखिए। अपनी रीड, राइट, स्पीक इस लिस्ट में एक और भाषा को ऐड कर दीजिए। ये वक्त लैंग्वेज बेसिस पर एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, बल्कि अपनी ही देश की अलग अलग भाषाएं सीखकर एक होने का है, जो हमारी भारत सरकार कोशिश कर रही थी, भाषाओं के माध्यम से एकता। तो मुझे कमेंट्स में बताइए, आपकी मातृभाषा क्या है? क्या आपकी मातृभाषा और आपके माँ की मातृभाषा एक ही है या अलग है? क्या आप अपना मोबाइल नंबर अपने मातृभाषा में बता सकते हैं? कमेंट डाउन। नहीं, मोबाइल नंबर मत बताओ, बता सकते हो या नहीं ये बताओ। मैं खुद मराठी, हिंदी और इंग्लिश बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। साथ ही गुजराती और पंजाबी मुझे थोड़े थोड़े समझ में आते हैं। इस साल मैं कोशिश करूंगी कि मैं कन्नड़ा भाषा सीख सकूं। आप बताइए, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? इस वीडियो के जरिए अगर आपके मन में आपकी मातृभाषा के बारे में क्यूरियोसिटी जगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम हमारी भारतीय भाषाओं को सीखें और उसमें बात करें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस चैनल पे आप और क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताइए। और भारत के बारे में ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोलर भारत।